एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप इस प्लेटफॉर्म पे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अलावा जितने भी अन्य विश्वविद्यालय हैं उसके कोर्सेज आप यहां पढ़ सकते हैं। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि प्रकृतिवाद है क्या। एक संक्षिप्त चर्चा प्रकृतिवाद है क्या इस पे हुई थी इसके पहले के क्लास में, क्योंकि हमको पढ़ना था कि प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान होता क्या है। प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या होता है ये हमको पढ़ना था। तो उससे संबंधित प्रकृतिवाद है क्या, थोड़ी सी जानकारी, संक्षिप्त चर्चा इसके पहले के क्लास में हमने किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि प्रकृतिवाद ज्ञान किसको मानता है। तो सबसे पहले प्रकृतिवाद के अनुसार अगर ज्ञान के संप्रत्यय को हम देखें तो जो भी प्रकृतिवादी हैं वो प्रकृति को या प्रकृति से संबंधित जो ज्ञान है उसी को वो वास्तविक ज्ञान मानते हैं। अब प्रकृति क्या है इसको जानने के लिए आप इसके पहले के क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। प्रकृति क्या है इसको जानने के लिए आप इसके पहले के क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। तो चर्चा प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान के संप्रत्यय के बारे में, तो जितने भी प्रकृतिवादी हैं उन्होंने कहा जो प्रकृति से संबंधित ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। सामान्य अर्थ में अगर हम चर्चा करें कि प्रकृति किसे कहते हैं तो सामान्य अर्थ में प्रकृति उसे कहते हैं जिसकी रचना में मनुष्य का कोई हाथ ना हो या वह स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ हो, यानी जो बना हो तो उसमें मनुष्य का कोई हाथ ना हो। जैसे सूर्य है, तारा है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, जल है, हवा है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें उसको बनने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, तो वह प्राकृतिक होता है, वह स्वाभाविक होता है, वही प्राकृतिक होता है। और इससे संबंधित जो ज्ञान है उसी ज्ञान को प्रकृतिवादियों ने सच्चा ज्ञान कहा है। आगे इस पे चर्चा कि दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति किसे कहते हैं। तो दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति जो है इस संसार का वह मूल तत्व है। यानी अगर हम दर्शन में जाएं और प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास करें तो दार्शनिक कहते हैं कि यह इस संसार का वह मूल तत्व जो पहले से था, यानी जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसे तत्व को वो प्रकृति मानते हैं। यानी पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसा जो तत्व है उसी को ये प्रकृति मानते हैं। और इसमें वे क्रियाएं भी निहित होती हैं जो एक निश्चित नियमों के साथ, निश्चित नियमों के अनुसार पहले भी होती आई हैं, आज भी हो रही हैं और कल भी होती रहेंगी। यानी वह मूल तत्व जो पहले से था, आज भी है, कल भी रहेगा, और साथ ही साथ इसमें वे क्रियाएं भी निहित होती हैं, वे नियम भी निहित होते हैं जो पहले भी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं और कल भी होते रहेंगे। ऐसे जो बातें होती हैं उसी को हम प्रकृति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम समझने का प्रयास करें कि इससे संबंधित कौन कौन से उदाहरण हैं तो आप देखेंगे कि ठंडी, गर्मी, बरसात पहले भी थे,
आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और एक निश्चित नियम के अनुसार ये आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आता हो। इन मौसमों में एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है और वो सीक्वेंस से आता है, वो एक क्रम से आता है। सुबह दोपहर शाम रात ये होता है, एक सीक्वेंस से होता है। ऐसा नहीं है कि रात के बाद सीधे दोपहर हो जाएगा, नहीं, वे एक सीक्वेंस से ही चलेंगे। तो ये एक निश्चित नियम है, और ये नियम जो है ये स्वाभाविक रूप से चलता हुआ है, और इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं, कोई रोल नहीं होता है। तो यह भी क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। जल, वाष्प और बर्फ, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जल से बर्फ, बर्फ से वाष्प, यानी एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित होते रहते हैं, और ये एक निश्चित नियम के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के जल जो बनता है, उसमें बर्फ से जल बनना, जल से वाष्प बनना, वाष्प से फिर जल बनना, और जल से फिर बर्फ बनना, ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, और एक निश्चित नियम के अनुसार ये बनता बिगड़ता है। तो मूल तत्व इसका क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो प्रकृति में पाया जाता है, और इससे ये विभिन्न रूपों में जल, वाष्प और बर्फ बनता और बिगड़ता रहता है। तो पदार्थों के जो मूल तत्व हैं, उनके बनने और उनके बिगड़ने के नियम को ही प्रकृतिवाद प्रकृति मानता है। जैसे अगर एक मकान बना हुआ है, तो मकान में जो लगता है, जो मटेरियल यूज होता है, वो मटेरियल इस संसार से ही निकल करके आता है, और वो सब प्राकृतिक होता है। और जब मकान 50 साल, 100 साल, 200, 500 साल बाद जब गड़बड़ होता है, ख़राब हो जाता है और उसको गिराया जाता है, तो वो सारे तत्व फिर से उसी प्रकृति में, उसी संसार में जा कर के विलीन हो जाते हैं, उसी से बना उसी में मिल जाता है। तो ये बनने बिगड़ने की जो क्रिया है, इसी को प्रकृतिवादी जो है वो प्रकृति मानते हैं, और इसी के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। और इनका जो ज्ञान होता है वह भौतिक विज्ञानों के द्वारा होता है। तो भौतिक विज्ञान का ज्ञान जो भी होता है वह हमको ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। भौतिक विज्ञानों का ज्ञान का मतलब, अगर लंबाई को आप माप सकते हैं तो उसको आप देख भी सकते हैं, भौतिक रूप से उसको आप देख सकते हैं। तो इनका जो ज्ञान, जो भौतिक विज्ञान से संबंधित जो ज्ञान है, उसको हम प्रयोगशाला में या कहीं पे जा कर के उसको हम जांच सकते हैं, सही एग्जैक्ट सही है या गलत है। तो ये जो बनने बिगड़ने का खेल पूरा होता है प्रकृति में, वो भौतिक विज्ञान से संबंधित होता है, और जिनकी जानकारी, जिनका ज्ञान हमको इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। तो प्रकृतिवादी जो होते हैं वो तो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, उसको ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। यानी जिसको हम छू करके, जिसको हम देख करके, जिसको हम सुन करके, जिसको हम स्पर्श करके, या जिसका हम स्वाद लेकर के हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ज्ञान को ही इंद्रिय जन्य ज्ञान कहा जाता है। और ऐसे ज्ञान को ही प्रकृतिवादी जो है वो सच्चा ज्ञान मानते हैं। आदर्शवाद के तरीके से नहीं। उसने कहा कि एक आध्यात्मिक संसार है, और उस संसार में हम कल्पना केवल कर सकते हैं। हम वहाँ कब जाते हैं, जब हम मोक्ष की हमको प्राप्ति होती है, तब उस संसार में हम जाते हैं। और जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हमको उस संसार की केवल कल्पना कर सकते हैं। हम उस संसार की वहाँ उसको हम देख नहीं सकते हैं। जबकि प्रकृतिवाद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है, जो कुछ भी है वो हमको दिख रहा है।
और इसी प्रकृति में मौजूद है। तो प्रकृतिवादी जो हैं वो इंद्रिय जन्य ज्ञान को, यानी जो ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान को प्रकृतिवादियों ने सच्चा ज्ञान कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण करना होगा, परीक्षण करना होगा, तभी वह इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। निरीक्षण परीक्षण का मतलब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसको निरीक्षण करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, तब हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान होता है। अब ये जो प्रकृतिवादी हैं वो विश्वास किस में करते हैं? तो इन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति की जो क्रिया है उसमें मन और मस्तिष्क संयोजक का कार्य करते हैं। यानी जो हमारा मन होता है और जो हमारा मस्तिष्क होता है, जब तक उसका संयोजन नहीं होगा तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा प्रकृतिवादियों का विश्वास है। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, एक प्रकृतिवादी दार्शनिक है हर्बर्ट स्पेंसर, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, उनका एक कोटेशन है कि केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वस्तु जगत का मतलब ये जो भौतिक संसार हमको दिख रहा है, यही वस्तु जगत है। तो उन्होंने कहा कि वस्तु जगत का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान केवल और केवल कोरी कल्पना के समान है। यानी जो वस्तु जगत, जो संसार, जो प्रकृति हमको दिख रहा है वही सच्चा है और उसी का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। बाकी अगर हम आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक किसी संसार की बात करते हैं तो वह केवल एक हमारे लिए कोरी कल्पना है, ना कि कोई इसमें सच्चाई है। ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। स्पेंसर ने कहा कि मानव जीवन से संबंधित जो ज्ञान है उसको 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी जिस ज्ञान को पा करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको कुल 5 भागों में विभाजित किया है। जो सबसे पहला ज्ञान है, जो सबसे पहला भाग है, जो सबसे पहला वर्ग है, उसमें आत्मरक्षा संबंधी क्रियाओं का ज्ञान। आत्मरक्षा संबंधी क्रियाओं का ज्ञान का मतलब कि हम अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सारे ज्ञान जो है उसके लिए हमको शरीर विज्ञान पढ़ना आवश्यक है। और शरीर विज्ञान का जो ज्ञान है वो अगर हमको होगा तो हम निरंतर व्यायाम के द्वारा, खेल कूद के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और आत्मरक्षा संबंधी जो ज्ञान होगा उसको प्राप्त करने में हम सक्षम होंगे। जो दूसरा ज्ञान इन्होंने बताया, दूसरा प्रकार जो इन्होंने बताया, उसमें इन्होंने कहा कि जीविकोपार्जन संबंधी क्रियाओं का ज्ञान। यानी अब हमको अपने जीवन को जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमको क्या पढ़ना होगा, हमको किसका ज्ञान आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान और पदार्थ विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है अगर हमको अपने जीविकोपार्जन से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करना है। तो अब जीविकोपार्जन से संबंधित जो बातें हैं, हम पैसा कहाँ से कमाएंगे अगर हमारी भाषा पे पकड़ अच्छी नहीं है, हम एक दूसरे से अच्छा बात नहीं कर सकते हैं, ठीक से बात नहीं कर सकते हैं, आचार विचार हमको नहीं मालूम है, तो हम कैसे जीविकोपार्जन कर सकते हैं। अगर हमको जोड़ना घटाना नहीं आता है तो हम गए दुकान पे सामान खरीदने, तो पता चला 100 रुपये का सामान खरीदे, वो हमसे 150 रुपया ले लिया। आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, दैनिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। भूगोल का मतलब होता है आपको अगर कृषि करना है तो भूगोल से संबंधित जो बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए। आपको आवागमन कहाँ से कहाँ करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें भूगोल के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो परिवहन के साधन हो,
और चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान की दिशा हो, ये सारी जानकारी आपको भूगोल के अंदर मिलती है। तो जीविकोपार्जन से संबंधित ज्ञान जो है वो भाषा, गणित, भूगोल और पदार्थ विज्ञान से संबंधित है। तीसरा इन्होंने बताया कि वंश वृद्धि एवं सुरक्षा संबंधी क्रियाओं का ज्ञान। वंश वृद्धि जब तक नहीं होगा तब तक इस जो सृष्टि है वो कैसे चलेगी, और जो शिशु होगा उसकी हम रक्षा, उसका पालन पोषण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए हमको शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। चौथा, हर्बर्ट स्पेंसर ने चौथा बताया कि सामाजिक एवं राजनैतिक क्रियाओं का ज्ञान। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम अपना कोई प्रतिनिधि चुनते हैं और वह प्रतिनिधि हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है, उनकी पूर्ति के लिए वो प्रयास करता है और उसमें हम पार्टिसिपेट करके उसको चुनने का काम करते हैं। जब चुनाव होता है, जब इलेक्शन होता है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का हम कार्य करते हैं। एक अच्छा जनप्रतिनिधि ही हमारी मूलभूत समस्याओं को देख करके और उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो अगर हमको सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे आचार विचार करना है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं आएंगी। तो उसके लिए हमको इतिहास का ज्ञान, समाजशास्त्र का ज्ञान, राजनीति शास्त्र का ज्ञान और अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। और लास्ट में हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि अवकाश के समय का सदुपयोग और उससे संबंधित क्रियाओं का ज्ञान हमको होना जरूरी है कि जब हमारे पास खाली समय हो तो उसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर इसका ज्ञान हमको है तो वो सच्चा ज्ञान है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि कला विषय पढ़िए, संगीत पढ़िए, साहित्य पढ़िए, कविता पढ़िए, इनके द्वारा हम अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम एक संक्षिप्त चर्चा फिर से इसको समराइज करें कि प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान है क्या, तो प्रकृतिवाद ने कहा कि प्रकृति का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। प्रकृति है क्या, तो प्रकृति के बारे में कई धारणाएं विकसित हुई हैं। मनोवैज्ञानिकों में, दार्शनिकों में मतभेद है कि प्रकृति कहते किसे हैं, लेकिन जो साधारण रूप से हम जानते हैं कि प्रकृति का मतलब होता है कि जो सब कुछ हम देख रहे हैं, इस संसार को ही हम प्रकृति मानते हैं। तो इस संसार से संबंधित जो ज्ञान है उसी को प्रकृतिवाद ने सच्चा ज्ञान कहा है। और अगर प्रकृति में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, इस संसार में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसका ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आगे आप पढ़ेंगे कि हम जितनी ज्ञानेंद्रियों को के द्वारा किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं उतना ही हमारा ज्ञान अस्थायी होता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को केवल सुनने का काम करते हैं, जैसे रेडियो पे हम कुछ सुने और टीवी पे हम सुने भी और देखें भी, तो ज़्यादा प्रभावशाली कौन होगा? तो एडगर डेल एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि हम जितने ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम सीखने का काम करेंगे उतने ही अधिक हमारा ज्ञान अस्थायी होता है। तो इसका मतलब जो हम टीवी पे सुन करके और देख करके चीज़ें सीखते हैं वो ज़्यादा अस्थायी हो गया। अब अगर हम कोई वास्तविक वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम आगरे के ताजमहल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक तो हो गया रेडियो पे हम सुन लें, एक हो गया टेलीविज़न पे हम देख लें और सुन लें, और तीसरा हो गया कि हम आगरा जा करके ताजमहल को देख करके, छू करके, वहाँ घूम टहल करके हम उसको देखें और उसके बारे में सुने। तो वहाँ पे हम जब गए तो और अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हमने किया। तो जब वहाँ जा करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान और अस्थायी होता है। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वही सच्चा ज्ञान होता है, ऐसा
प्रकृतिवादियों का विश्वास है, ऐसा प्रकृतिवादियों का कहना है। तो प्रकृति का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। प्रकृति जब मनुष्य को बनाता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है, तो वह अच्छा होता है, ऐसा रूसो ने कहा है। लेकिन जब वह लोगों के बीच में आता है, समाज में आता है, तो उसके अंदर जितनी बुराइयां होती हैं वो भर दी जाती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो ये औपचारिक शिक्षा के साधन है, जैसे विद्यालय है, उसका उन्होंने विरोध किया है। पुस्तकीय ज्ञान का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा जब हमको इसी नेचर के बारे में पढ़ना है, इसी प्रकृति के बारे में पढ़ना है, वही सच्चा ज्ञान है और ये हमारे संसार में मौजूद है, तो क्यों ना हम बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ दें और बच्चा वहीं से सीखने का काम करे। क्यों हम उसको किताबों के बंडलों के बीच में उसको बैठावें, क्यों उसके ऊपर हम कोई चीज़ ला दें, ऐसा रूसो ने कहा है। तो आगे प्रकृतिवाद पे अधिक चर्चा होगी। प्रकृतिवाद एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है, तो उस पर और अधिक चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। आपको यहाँ पे जितनी भी बीएड की फाइलें होती हैं उसके बारे में, और बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर या बीएड जहाँ पे सेमेस्टर वाइज है, उसका पूरा कोर्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर पहुँचाइए, जिससे से अधिक लोग लाभ ले सकें और चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।